एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहते थे कि उस पर सूरज कभी नहीं डूबता। लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक विद्रोह उसे हिलाकर रख दे। आज हम उसी कहानी को समझेंगे, जब ब्रिटिश राज को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, और उसी से जन्मा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। एक ऐसा कानून जो दरअसल मजबूरी में उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। तो सवाल यही है, आखिर एक बगावत, एक विद्रोह पूरे साम्राज्य के नियम कायदे कैसे बदल सकता है? देखिए, 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि सिर्फ तलवार के दम पर हिंदुस्तान पर राज नहीं किया जा सकता, कुछ तो बदलना ही था। और उसी बदलाव की कहानी है 1861 का ये अधिनियम। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस विद्रोह के असर को देखेंगे। फिर बात करेंगे अंग्रेजों की एसोसिएशन वाली नई चाल की। हम ये भी जानेंगे कि कैसे पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, कैसे आज के कैबिनेट सिस्टम की नींव रखी गई, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इस कानून ने भारत के भविष्य पर अपनी क्या छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सब कुछ शुरू होता है साल 1857 से। यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, नहीं, ये एक भूचाल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिला दिया और उन्हें अपनी सबसे बड़ी चीज यानी हुकूमत करने के अपने तरीके पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, विद्रोह के बाद हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो खेल खत्म हो गया, सत्ता चली गई सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। लेकिन अंग्रेजों को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत के दम पर भारत जैसे विशाल देश को कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। उन्हें फौरन एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी, वरना सब कुछ हाथ से निकल सकता था। तो 1858 के बाद पावर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। सबसे ऊपर लंदन में बैठा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था। भारत में उसका नुमाइंदा था वाइसरॉय, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। और वाइसरॉय की मदद के लिए थी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक बहुत ही टाइट कंट्रोल वाला सिस्टम था, और इसी सिस्टम में बदलाव की गुंजाइश निकाली जानी थी। अब इस नए ढांचे के साथ आई एक नई सोच। अंग्रेजों ने यह समझा कि भविष्य में अगर 1857 जैसे विद्रोह से बचना है तो इसका एक ही तरीका है, भारतीयों का सहयोग हासिल करो। ये कोई दोस्ती का हाथ नहीं था भाई, ये एक बहुत ही सोची समझी एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, जिसे नाम दिया गया पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब सीधा सा था, एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन चलाने में भारतीयों को शामिल करो। क्यों? ताकि आगे चलकर फिर से कोई बगावत न हो। यह कोई उदारवादी कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत थी। अंग्रेजों को लगा कि अगर भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे तो शायद वो सिस्टम के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये कोऑपरेशन या सहयोग जमीन पर दिखेगा कैसे? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था भारतीयों को कानून बनाने की प्रोसेस में शामिल करना। ये एक ऐतिहासिक पल था, भले ही इसकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना रही हो। तो इसके लिए बनाई गई एक नई विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या था? इसमें वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अलावा 6 से 12 और सदस्य जोड़े जा सकते थे। इन सदस्यों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ऑफिशियल जो कि ब्रिटिश अफसर होते थे, और नॉन ऑफिशियल जहां भारतीयों को जगह दी जानी थी। लेकिन यहां एक पेंच था। ये जो नॉन ऑफिशियल सदस्य थे, इनका कोई चुनाव नहीं होता था। वाइसरॉय खुद उन्हें नॉमिनेट करते थे, यानी अपनी पसंद से चुनते थे। तो सोचने वाली बात है, क्या ये सच में जनता के प्रतिनिधि थे या फिर वाइसरॉय के वफादार लोग? असल में कंट्रोल अभी भी पूरी तरह से वाइसरॉय के ही हाथ में था। तो साल 1862 में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इस काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया। कौन थे ये? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये वो पहले भारतीय थे जो औपचारिक तौर पर कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। अब देखिए, भले ही इन सदस्यों के पास कोई असली पावर नहीं थी, वो सिर्फ सलाह दे सकते थे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी एक सांकेतिक शुरुआत थी। कह सकते हैं कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का बीज यहीं बोया गया था। चलिए अब लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाली बॉडी से हटकर एग्जीक्यूटिव यानी काम करने वाली ब्रांच की तरफ चलते हैं। इस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही जरूरी सिस्टम शुरू किया, जिसे हम आज भी अपनी सरकारों में देखते हैं। इसे कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम। वाइसराय ने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिए,
जैसे फिनेंस, होम, लॉ वगैरह। अब हर सदस्य अपने डिपार्टमेंट के मामलों के लिए जिम्मेदार था। ये बिल्कुल आज की कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसा है, जहां हर मंत्री के पास अपना एक मंत्रालय होता है। इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा काम किया। इसने सत्ता के बहाव की दिशा ही पलट दी। कई दशकों से जो शक्तियां प्रांतों से खींचकर सेंटर में जमा की जा रही थीं, अब उन्हें वापस लौटाने की शुरुआत हुई। देखिए, हो क्या रहा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से लगातार प्रांतों की कानून बनाने की शक्तियां छीनकर सेंटर को दी जा रही थीं। 1833 के चार्टर एक्ट तक तो हालत ये हो गई कि सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल के पास आ गई। लेकिन 1861 के एक्ट ने इस ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। इसने प्रांतों को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी और इसी के तहत बंगाल और पंजाब जैसे प्रांतों में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गईं। तो अब तक हमने देखा कि भारतीयों को काउंसिल में जगह मिली, प्रांतों को भी उनकी पावर वापस मिल गई। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन असली चाबी किसके हाथ में थी? यहीं पर इस एक्ट का वो सोचा समझा वाला हिस्सा सामने आता है। भले ही कितनी भी बहस हो, कितने भी कानून बने, लेकिन असली कंट्रोल वॉइसरॉय के ही पास था। पहला, कोई भी कानून बिना उसकी मर्जी के पास नहीं हो सकता था। दूसरा, अगर वॉइसरॉय से भी कोई चूक हो जाए तो लंदन में बैठा उसका बॉस यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी फैसले को पलट सकता था। और सबसे बड़ी पावर थी इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, मतलब एक ऐसा कानून जिसे बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की मंजूरी के लागू किया जा सकता था। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल था। और दिलचस्प बात यह है कि ऑर्डिनेंस जारी करने की ये पावर 1861 के एक्ट से शुरू हुई और आज भी हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखें तो 1861 का ये एक्ट विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ यह भारतीयों को शामिल करने का दिखावा कर रहा था, तो दूसरी तरफ असली ताकत अपने ही पास रख रहा था। इसने प्रांतों को शक्ति दी, पर आखिरी फैसला हमेशा वाइसरॉय का ही होता था। लेकिन विडंबना देखिए, अपनी सत्ता बचाने की इसी कोशिश में अंग्रेजों ने अनजाने में ही भारत के भविष्य के पार्लियामेंट्री और कैबिनेट सिस्टम की नींव रख दी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये सुधार सच में भारतीयों को सत्ता देने की तरफ एक कदम था, या फिर ये हुकूमत करने का एक ज़्यादा स्मार्ट तरीका था, एक ऐसी रियायत जो बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेट करके दी गई थी?